एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी कहानी जुनून इश्क को, जिसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कृति वंशिका के लिए लंच बॉक्स उसके ऑफिस में लेकर जाती है, जहाँ पर वंशिका और कृति बैठकर लंच करते हैं। इसके बाद जब कृति घर को जा रही थी तो वंशिका उसे पीछे से टोकती है और कहती है वो खुद कृति को घर पर छोड़ेगी। यही तक हुआ था, तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम आज की कहानी को। वंशिका अपने कार की कीज लेती है और पार्किंग से जाकर के अपनी कार निकालती है। इधर कृति वंशिका के आने का वेट कर रही थी। वंशिका थोड़ी ही देर में कार लेकर वहाँ पर आती है जहाँ पर कृति खड़ी थी। कार वहाँ पर खड़ी करने के बाद जो वंशिका है वो विंडो डाउन करती है एंड कृति की तरफ इशारा करती है बैठने का। कृति कार का गेट खोलती है और वंशिका के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है, यानी ड्राइविंग सीट के बगल में, और कार चलना स्टार्ट होती है। माहौल में एकदम खामोशी थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था। कृति को इतनी चुप्पी और खामोशी बर्दाश्त नहीं थी। उसे चाहिए था कि वो बोले, कोई उससे बात करे या फिर कुछ ऐसा हो जिससे उसका मन बहल जाए। इसलिए वो वंशिका की तरफ देखती है एंड फिर माइंड में सोचती है, इस खड़ूस से कहना तो बेकार ही है, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। और जब वो ऐसा सोच रही थी तो उसका ध्यान प्लेयर पर जाता है और उसके माइंड में आता है क्यों ना वो सॉन्ग चलाए। जब वो सॉन्ग्स प्ले करने वाली थी तो वो वंशिका की तरफ देखती है और कहती है, मैं सॉन्ग्स प्ले कर रही हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है? वंशिका कृति की तरफ देखती है और कहती है, नहीं, तुम प्ले कर लो। कृति वंशिका की हामी सुनती है और तुरंत ही सॉन्ग्स प्ले करना शुरू करती है। बट जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो कृति के फेवरेट नहीं थे। कृति इरिटेट होकर वंशिका की तरफ देखती है और कहती है, ये कैसे सॉन्ग सुनती हो तुम? वंशिका, मुझे सॉन्ग सुनना इतना पसंद नहीं है, तुम्हें जो पसंद है तुम बजा लो ना। कृति, ओके। और कृति वापस से प्ले करती है अपना फेवरेट सॉन्ग, तेरा फितूर, और आराम से सुनने लगती है। ये काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग था। वंशिका जब ये सॉन्ग सुनती है तो कहती है, कैसी सॉन्ग्स की चॉइस है, इतना घटिया सॉन्ग। कृति ये बात सुन लेती है और वो टर्न होकर के वंशिका की तरफ देखती है और कहती है, चुप रह लो और मुझे सुनने दो। तुम्हें पसंद नहीं है ना तो तुम अपने कान बंद कर लो, लेकिन अगर कोई टीका टिप्पणी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? एंड अपनी लास्ट लाइन कंप्लीट करने के साथ ही कृति अपनी उंगली वंशिका को दिखाती है, धमकी देने की तरह से। वंशिका उस उंगली की तरफ देखती है और कुछ नहीं कहती है। वंशिका जवाब देना चाहती थी, परंतु अगर वो जवाब देती तो शायद इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता। इसीलिए वो अपनी बात को नहीं रखती एंड कृति की बातों को साइड करके ड्राइविंग पर फोकस करती है। एंड जब सॉन्ग की ये लाइन आती है, तेरा ये इश्क मेरा फितूर, तू जो भी कहे बन जाऊँ मैं, छाया है यूं तेरा सुरूर, जिस रंग कहे रंग जाऊँ मैं, तेरे नशे में हूँ मैं चूर, जिस जोग कहे रंग जाऊँ मैं। ये वाली लाइन आती है, मेरे सिंगिंग को इग्नोर करिएगा और कहानी पर फोकस करिएगा। वंशिका जब ये लाइन सुनती है तो उसके कान एक पल के लिए खड़े हो जाते हैं और दिल हल्का सा बीट करता है, क्योंकि ये लाइन बहुत ही ज़्यादा सिडक्टिव था, यानी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक था। कृति भी जब ये लाइन सुनती है तो उसे भी थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए वो तुरंत ही प्लेयर ऑफ कर देती है। वंशिका कुछ नहीं कहती और चुपचाप से अपनी ड्राइविंग करने लगती है। थोड़ी देर में ही ये लोग घर पर आ जाते हैं। वंशिका अपनी कार घर के सामने रोकती है। कृति कार का गेट खोलकर उतरती है और कहती है कि तुम्हें वापस से ऑफिस जाना है क्या? वंशिका, नहीं। एंड इतना कहकर जो वंशिका है वो अपनी कार पार्किंग में लगाने चली जाती है। कृति, क्या बदतमीजी है ये,
मैं बात कर रही थी ना, तब तक कार लेकर कंप्लेन करूँगी मैं इनकी दादी से, अब मज़ा आएगा। एंड ये सोच कर के वो घर के अंदर आती है। कार पार्किंग में लगाने के बाद जो वंशिका है वो अपने फुल एटीट्यूड एंड चिल होकर के घर के अंदर आ रही थी, क्योंकि उसने ऐसा इसलिए कहा, कृति ने उसे जो कार में उंगली दिखाई थी उसका उसने जस्ट बदला लिया था। तो बदला लेने की खुशी उसके चेहरे पर थी और इसी खुशी के साथ वो घर के अंदर आ रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुशी भंग होने वाली है। कृति घर के अंदर जाने के बाद तुरंत ही दादी के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। दादी के पास में ही वंशिका की माँ भी मौजूद थी और वो सारी बातें सुनती हैं। कृति की दादी कहती हैं कि आज वंशिका की कोई खैर नहीं। और जब तक वंशिका घर के अंदर आती, ये तीनों लोग हॉल एरिया में आ चुके थे। मेन गेट से वंशिका घर के अंदर आती है। ये तीनों लोग हाथ फोल्ड करके वंशिका की तरफ देख रहे थे। वंशिका इन लोगों की तरफ देखती है और इनकी ऐसी शक्लें देख करके वंशिका कहती है, क्या हो गया, ऐसे आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। वंशिका की दादी थोड़ा आगे बढ़ती हैं और आ करके वंशिका के कानों को पकड़ लेती हैं। वंशिका, आउच, दर्द हो रहा है। दादी ये क्या है, कान छोड़िए हमारा। वंशिका की दादी, तूने अभी क्या किया। वंशिका, मैंने क्या किया। और उसे वो बात याद आती है तो वो कृति की तरफ देखती है। कृति जिसके चेहरे पर था, अब आया ना मज़ा। वंशिका जब कृति की आंखों में देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि कृति ने ये सारी बातें बता दी हैं दादी को और माँ को भी। वंशिका कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वो अपनी दादी से थोड़ा तो डरती थी। वंशिका अपने दादी की तरफ देखती है और कहती है, दादी छोड़ दीजिए ना, दर्द हो रहा है। कृति कहती है, दादी छोड़ दीजिए, अब इन्हें समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं करते और अगर आगे से ऐसा करेंगे तो इसका क्या अंजाम हो सकता है, ये भी उन्हें समझ में आ गया होगा। और वो ये सारी बातें वंशिका की तरफ देखते हुए कहती हैं और एक आँख मारती है। वंशिका कृति के आँख मारने के साथ ही अपनी मुट्ठी ग्रैब कर लेती है और कहती है, इस लड़की को तो मैं बाद में देखूंगी। और थोड़ी और बात होने के बाद जो वंशिका है वो कमरे की तरफ चेंज करने के लिए जा रही थी। वंशिका की दादी उसे रोकती हैं और कहती हैं, कहाँ चले। वंशिका, रूम में चेंज करने। वंशिका की दादी कहती हैं कि आज से तेरी छुट्टी। वंशिका, क्या मतलब। वंशिका की दादी कहती हैं कि कल तुझे नहीं जाना है ऑफिस। वंशिका, पर क्यों। क्योंकि कल पूजा है और तुम दोनों का वहाँ पर मौजूद रहना काफ़ी ज़रूरी है। वंशिका, दादी मैं बिलीव नहीं करती और मैं कल जाऊँगी, कल मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वंशिका की दादी, तेरी कब मीटिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती है। और वंशिका की दादी की बात को रिपीट करते हुए वंशिका की माँ भी कहती है, हाँ बता ना, तेरी मीटिंग कब इम्पोर्टेंट नहीं रहती है, जब देखो तब काम। तेरे इस काम के चक्कर में ही आज कृति ऑफिस तुझे लंच खिलाने लेके गई थी और मुझे पक्का बिलीव है तूने लंच किया भी नहीं होगा। बेचारे की शक्ल देखकर पता चल रहा था। वंशिका कृति की तरफ देखती है, तब तक जो कृति है वो एक और आँख मारती है एंड फिर कहती है, हाँ माँ, मैंने बहुत समझाया इन्हें कि लंच कर लीजिए, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, ऊपर से मुझे डांट भी दिया, कहा कि मैं उन्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। एंड वो ये बात बहुत ही मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है। वंशिका पूरी तरीके से सॉफ्ट। कुछ और डांट पड़ती वंशिका को। वंशिका इसके पहले ही कॉल आने का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। वंशिका को ऐसे जाते हुए देखकर वंशिका के दादी, माँ और कृति काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं, यानी हंसते हैं वंशिका की इस हरकत पर। कृति ने बता दिया था, वो जस्ट प्रेटेंड कर रहे थे। वंशिका की दादी कृति की तरफ देखकर
सच में बेटा, तुम इस घर की रौनक बन चुकी हो। तुम्हारे आने के पहले ये घर केवल एक मकान था, पर अब ये घर लग रहा है। तुम्हारे आने के बाद इस घर में चहल पहल हुई है। वंशिका का ये रूप पहली बार हमने देखा। इतने सालों के बाद उसने लंच किया। सच में हम बहुत लकी हैं कि तुम्हारी जैसी बहू हमारे इस घर में आई। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। इधर जो वंशिका की माँ है वो कृति के सर पर हाथ रखती हैं और सेम आशीर्वाद देती हैं। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। लेकिन इसके साथ वो एक और लाइन बोलती हैं जिस पर कृति का जो चेहरा है वो हल्का सा उतर जाता है। वो बोलती हैं, सदा सुहागन रहो। ये लाइन सुनकर ही कृति का चेहरा पूरी तरीके से उतर चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर एक छोटी स्माइल लाती है और कहती है, जी माँ। उधर कमरे में पहुंचकर जो वंशिका है वो अपने हाथ पैर मार रही थी और खुद से कह रही थी, कृति मल्होत्रा, ये तुमने सही नहीं किया मुझसे पंगा लेकर। इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगी, देखना तुम। और उसके माइंड में बहुत खुरापाती आइडिया चल रहा था। वो जस्ट कमरे में आने का वेट कर रही थी कृति का, कब कृति आए और वो अपने प्लान को अप्लाई करे। प्लान के अकॉर्डिंग ही कृति जो है वो थोड़ी देर में ही कमरे में आती है। कमरे में आने के बाद जैसे ही वो डोर लॉक करती है तो वो देखती है कि वंशिका कमरे में नहीं है। अब उससे उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा हंसती है। इधर जो वंशिका है वो वॉशरूम एरिया में ही थी और कृति की हंसी की आवाज़ को काफ़ी अच्छे से सुन रही थी और फिर कहती है, अब देखो कृति मल्होत्रा। और वो टॉवल में ही कमरे के अंदर आती है। हंस रही कृति जब उसका ध्यान वंशिका की तरफ जाता है, वो भी ऐसे लुक में, तो वो आंखें फाड़ कर वंशिका को देखने लगती है। वंशिका की कॉलर बोन काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रही थी। उसके शोल्डर्स, उसके चिन, उसका शार्प जावलाइन, आँखों में एक रुतबा। एंड इस वक्त वंशिका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। पानी की कुछ बूंदें जिससे उसका जो हेयर था, जो कि थोड़ा छोटा था, वो भीगा हुआ था। उससे रिस रिस कर जब पानी वंशिका की बॉडी पर जा रहा था, उसकी स्किन पर आ रहा था, वो वंशिका को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। कृति बस वंशिका की तरफ देख रही थी और जब वो वंशिका को देख रही थी तो उसकी आंखें एक पल के लिए भी नहीं झपकती हैं। और इधर एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी धक धक उसके दिल में होने लगती है। कृति नहीं पता क्यों अपना सलाइवा गटकती है। इस वक्त उसे कंट्रोल कर पाना अपने दिल को और बढ़ती हुई सांसों को उसके बस में नहीं था। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। इधर जो वंशिका है वो जैसा चाहती थी वैसा हो रहा था। वंशिका धीरे धीरे अपने कदम कृति की तरफ करती है और फिर कृति की तरफ आना शुरू करती है। वंशिका को अपनी तरफ आते हुए देखकर जो कृति है वो धीरे धीरे पीछे होने लगती है। वंशिका जो हल्के और धीरे कदम से आगे बढ़ रही थी, उसी सेम स्पीड से कृति पीछे की तरफ जा रही थी। वंशिका के चेहरे पर एक स्माइल थी, काफ़ी ज़्यादा शरारती। कृति जिसका ध्यान कभी वंशिका के नेक पर तो कभी वंशिका के होठों पर, कभी उन भीगे बालों पर जा रहा था। एकदम से कृति के करीब आने के बाद जो वंशिका है वो कृति की आंखों में देखती है। उसे फील हो रहा था कि कृति काफ़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। इतने करीब वंशिका को पाकर कृति की जो सांसें थीं वो और भी ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। अब उसे सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है और माहौल में हल्की सी गर्मी बनने लगती है।
बट यहाँ पर एक शॉकिंग चीज़ होती है। वंशिका, जिसने ये सारी चीज़ें केवल कृति को परेशान करने के लिए की थी, लेकिन जब वो कृति के करीब आई थी तो उसका दिल भी सेम रफ्तार से बीट करने लगता है। उसे भी एक अलग ही बेचैनी होने लगती है। और जब वो कृति की आंखों में देखती है, एक शर्म, एक घबराहट उसे नज़र आती है। और उसे देखकर वंशिका का खुद पर कंट्रोल कर पाना एक पल के लिए लूज़ हो रहा था। एक तो वो कृति की ब्यूटी में खो रही थी। साड़ी में जो कृति है वो बहुत ही ज़्यादा कयामत लग रही थी। कृति की आंखों में देखती हुई वंशिका एक पल के लिए कृति की आंखों में ही खो जाती है। न जाने कब वंशिका का हाथ धीरे से कृति के कमर पर जाता है, पर ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल था। लेकिन यह हाथ एक हक के साथ जाता है, जैसे उसका कृति पर कोई तो हक है। वो वहाँ पर ग्रैब करती है और बड़े ही प्यार से कृति की आंखों में देखने लगती है। कृति भी वंशिका की आंखों में देख रही थी। बीच बीच में जो उसकी आंखें हैं वो थोड़ी घबरा रही थी, जिसके कारण वो इधर उधर भी देख रही थी। कृति गहरी सांस को कंट्रोल करते हुए, वंशिका, ये ये क्या कर रही हो तुम? वंशिका, चुप, एकदम चुप, सिर्फ मेरी आंखों में देखो। कृति वंशिका की आंखों में देखती है। उसमें कुछ अलग दिखता है। वो एरोगेंट आंखें, सीरियस फेस आज थोड़ा काल्म था। और कहीं न कहीं कृति को लग रहा था कि वंशिका के इरादे नेक तो नहीं है, वो कुछ तो करने वाली है। इधर जो वंशिका है वो कृति के फेस पर आए बालों को थोड़ा सा साइड करती है और फिर से उन आंखों में देखने लगती है। अब कृति हल्का सा ठहरती है। वंशिका थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड होती है, विदाउट फीलिंग, और वो धीरे धीरे कृति के लिप्स के करीब बढ़ने लगती है। पर अचानक ही उसे कुछ रोक लेता है और वो रुक जाती है। कृति, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो मना कर रही थी कि वंशिका ये गलत है, पर वंशिका ही नहीं मान रही थी। लेकिन अचानक ही वंशिका के माइंड में कुछ आता है और वो साइड हो जाती है। कृति वंशिका के हट जाने के बाद एक गहरी सांस लेती है और कहती है, क्या था वंशिका ये? वंशिका कुछ नहीं कहती। कृति वंशिका की तरफ देखती है और उसके करीब आकर, क्या था वंशिका ये? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, क्या था ये? वंशिका, कुछ नहीं। और कृति को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना मेरी परमिशन के टच करने की? मैरिज हुई है तुमसे, कोई मुझे तुमसे प्यार नहीं है। एंड जब वो ये लाइन बोलती है तो वंशिका को ना जाने क्यों बुरा लगता है और उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगता है। उधर कृति जो गुस्से में थी, वो अपना हाथ उठाती है और वंशिका के गालों पर एक थप्पड़ जड़ देती है। जब कृति ने ये थप्पड़ वंशिका के गाल पर मारा था तो कमरे में कंप्लीट साइलेंस था और अचानक से ही एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ उस कमरे में गूंज जाती है। थप्पड़ इतना तगड़ा था कि वंशिका का फेस एक तरफ घूम जाता है और उसका हाथ तुरंत ही उस गाल पर आ जाता है। अब तक जो प्यारा था वो अचानक से ही एक थप्पड़ में बदल जाता है। कृति वंशिका को हाथ दिखाते हुए कहती है, आगे से अगर बिना परमिशन के मुझे टच की ना तुमने, तो आज एक चाटा पड़ा है, आगे से इससे ज़्यादा भी पड़ेगा। और इतना कहकर वो गुस्से में चली जाती है कमरे से बाहर। कमरे से बाहर आने के बाद जो कृति है वो खुद को कंट्रोल करती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने वंशिका पर हाथ कैसे उठा दिया।
उस वक्त जब वो गुस्से में थी तो ये एक्शन अपने आप हो चुका था, लेकिन जब उसका गुस्सा शांत होता है एंड उसे रियलाइज़ होता है कि ये उसने गलत किया, उसे थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए थी, उसे वंशिका को चेतावनी देना चाहिए था कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसने तो तुरंत ही थप्पड़ मार लिया। लेकिन दूसरी बार उसके माइंड में ये ख्याल आता है कि वंशिका ने ये हरकत दूसरी बार की है, बिना मेरे परमिशन के मुझे टच किया है और मैं उसे थप्पड़ मार सकती थी और मैंने ये सही किया। उधर कमरे में जो वंशिका थी वो एकदम साइलेंटली खड़ी थी। कुछ चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी। उसे गिल्ट फील हो रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे कृति के सामने नहीं आना चाहिए था और ना ही कृति को ऐसे ग्रैब करना चाहिए था। उसे समझना चाहिए था कि ये जस्ट एक मैरिज है जिसमें ये लोग ना चाहते हुए एक रिश्ते में बन चुके हैं, उसका कोई हक नहीं है। लेकिन माइंड में एक सवाल, उसे हक क्यों चाहिए? और कृति के जब वो करीब आ रही थी तो उसकी दिल और सांसें क्यों उसके बस में नहीं थी? क्यों दिल जोरों से धड़क रहा था और सांसें हल्की हल्की बेकाबू हो रही थी? क्यों उसने कृति के कमर पर हाथ रखा, जबकि यह तो उसके प्लान का हिस्सा नहीं था? बहुत सारे थॉट आते हैं और उसे गिल्ट फील होता है। उसके माइंड में कोई रिवेंज नहीं आता, बस एक गिल्ट आता है और वो कहती है खुद से कि उसे कृति को सॉरी बोलना चाहिए एंड उसने खुद से जो प्रॉमिस किया है कि वो उसे खुश रखेगी, वो भी उसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए वो कृति को ढूंढने लगती है सॉरी बोलने के लिए। उधर जो कृति है वो अपने एटीट्यूड में थी कि उसने जो किया वो सही किया और इस वक्त वो किचन में थी, अपने लिए चाय बना रही थी। कृति को ढूंढते हुए जो वंशिका है वो किचन में आती है और जब वो आकर किचन में देखती है तो कृति वहाँ पर चाय बना रही थी। वंशिका को केवल कृति की बैक नज़र आ रही थी। उसे मन में काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। वो माइंड में सोच रही थी कृति का क्या रिएक्शन होगा। इसीलिए वो हिम्मत करके आती है किचन के अंदर एंड फिर धीरे से कृति के सामने वहाँ आकर कहती है आई एम सॉरी, मैं आगे से ये नहीं करूँगी। कृति वंशिका की तरफ अपनी एक आँख उठाकर देखती है और कहती है व्हाट सॉरी, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया और अब सॉरी बोलने आई हो? वंशिका आई एम रियली सॉरी, नहीं पता मुझसे ये कैसे हो गया। कृति हाथ फोल्ड करके कैसा रिवेंज? वंशिका जो तुमने मुझे दादी से डांट सुनवाई उसका। कृति तो तुम बच्ची हो जो बच्चों की तरह रिवेंज लोगी? वंशिका आई एम रियली सॉरी। और वो हल्का सा अपना फेस नीचे झुका देती है। कृति के फेस पर अचानक ही एक स्माइल आती है और वो कहती है माफ़ किया, कमरे में जाओ, चाय बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी लेते आऊँगी। वंशिका सच में माफ़ किया? कृति हम दोस्त हैं, ओके, गिल्ट मत फील करो और जाओ कमरे में। वंशिका के चेहरे पर स्माइल आती है। कृति के इस बात से उसका गिल्ट खत्म हो गया था। वो वापस से कमरे में आती है और कृति के आने का इंतज़ार करने लगती है। वंशिका के चले जाने के बाद जो कृति है वो स्माइल करती है और कहती है सही किया, चाटा दे दिया, चाटा दे दिया, कम से कम बुद्धि तो खुली। अभी चलती हूँ जल्दी से, वरना गिल्ट और भी ज़्यादा हो जाएगा। वो तुरंत ही कप में चाय लेती है और कमरे की तरफ आती है और एक कप वंशिका की तरफ देती है
वंशिका कृति के हाथ से चाय का कप लेती है और कहती है, थैंक यू कृति, मोस्ट वेलकम। और वो वंशिका के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है। वंशिका, वैसे इस टाइम पर चाय तो नहीं पीना चाहिए था। कृति, मुझे पसंद है इसीलिए। जैसे तुम्हें कॉफ़ी पसंद है उसी तरीके से मुझे चाय पसंद है। वंशिका, ओके। एक बार फिर, आई एम रियली सॉरी। कृति, बस करो यार, कितना बोलोगी। मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें, पर आगे से ऐसा कुछ मत करना, ओके? हम दोस्त हैं, ना कि कुछ और। वंशिका, आई नो। और ये लोग चाय की सिप लेते हैं। ऐसे ही इनका ये दिन जाता है और नेक्स्ट डे आता है। जैसा कि दादी ने कहा था, आज पूजा थी। घर पर सुबह से ही तैयारी हो रही थी। वंशिका जो बिजी थी तैयारी करवाने में, उधर कृति सुबह ही तैयार होकर के किचन में काम कर रही थी। कृति ने एक साड़ी पहनी हुई थी, बालों में गजरा लगाया हुआ था। सिंपल ट्रेडिशनल लुक, जिसमें कृति किसी कयामत और हुस्न के परी से कम नहीं लग रही थी। उधर वंशिका, जिसने एक कुर्ता पहना हुआ था वाइट कलर का, जिसमें वंशिका भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो कृति को टक्कर देने वाली लग रही थी। अगर इन दोनों को एक साथ देखा जाए तो कोई भी दूर से कह देगा ये काफ़ी प्यारी जोड़ी है इन दोनों की, किसी की नज़र न लगे। अभी तक इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। कृति किचन के कामों में व्यस्त थी और वंशिका बाहर के कामों में। और भी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। थोड़ी देर में ही पंडित जी आ जाते हैं और घर के मंदिर में ही पूजा होने की तैयारी शुरू होने लगती है। वंशिका, जिसके माइंड में आता है कि कृति कहाँ है, उसने सुबह से कृति को नहीं देखा था। कृति कैसी लग रही होगी ना, और उसे कृति को देखना है, इसलिए वो कृति को ढूंढने लगती है। उधर कृति किचन में थी। वंशिका, उसे माइंड में आता है शायद कृति किचन में हो, इसलिए वो तुरंत ही किचन में जाती है और कृति को देखती है। उसे कृति की बैग नज़र आती है, साड़ी, रेड साड़ी, और बालों में वो गजरा, हल्की सी विजिबल कमर और पैरों में एक पायल। वंशिका कृति की बैग को देखकर ही एक जगह ठहर जाती है। उसका दिल बीट करने लगता है। उसके कदम अपने आप धीरे धीरे किचन के अंदर आते हैं और फिर वो कृति के सामने आती है। सामने से ही वो कृति को देखती है एंड कृति को देखकर उसके मुंह से केवल एक वर्ड निकलता है, खूबसूरत। कृति वंशिका की तरफ देखती है। वंशिका भी कुछ कम नहीं लग रही थी, पूरी हैंडसम। जब कृति ने वंशिका को देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आती है। वो कुर्ता वंशिका पर काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था एंड जिस तरीके से वंशिका ने उसे पहना था वो और भी ज़्यादा वंशिका की बॉडी पर चार चांद लगा रहा था। वंशिका कृति को देख रही थी और कृति वंशिका को, दोनों ही एक दूसरे को निहारने में खोए हुए थे। अचानक ही एक सर्वेंट की आवाज़ आती है। दोनों का ध्यान टूटता है। वंशिका कृति से कहती है, काफ़ी प्यारी लग रही हैं आप। उसकी आवाज़ थोड़ी सी हल्की पर प्यार से भरी हुई थी, जिसमें एक रियल तारीफ़ की झलक नज़र आ रही थी। इस बार कृति के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आती है और चेहरा तुरंत ही खिलता है और वो आँख उठाकर वंशिका की तरफ देखती है और फिर से कहती है, तुम भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रही हो। वंशिका, क्या बोला आपने? कृति हैंडसम?
ये कुर्ता तुम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वंशिका के चेहरे की स्माइल तुरंत ही दुगनी हो गई। एंड इधर वंशिका की दादी आती हैं और कहती हैं, पंडित जी तुम दोनों को बुला रहे हैं, अब चलोगे या यहीं पर नैन मटक्का चलेगा तुम लोगों का। ये बात सुनकर दोनों ही शर्माते हैं। एंड फिर ये लोग वहाँ पर आते हैं। पंडित जी बुलाते हैं इन दोनों को। ये लोग साथ में ही पूजा में बैठते हैं। वंशिका इसके बगल में कृति बैठ जाती है। इन दोनों को एक साथ देखकर जो पंडित जी हैं वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, इतना प्यारा जोड़ा तो मैंने अपनी लाइफ में कई वर्षों के बाद देखा है। दोनों साथ में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। सदा खुश रहो तुम दोनों। उनकी ये बात सुनकर ये दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। माइंड में थॉट उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आता है, बट वंशिका उस बात को भूल कर कृति और वो एक अच्छे दोस्त हैं ये बात याद रखती है। उधर कृति भी ये बात अपने माइंड में रखती है और इसी थॉट को लेकर ये दोनों अपने चेहरे पर उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के कारण आने वाली उदासी को साइड कर देते हैं। यज्ञ में आहुति देने के लिए पंडित जी इन दोनों को कहते हैं। वंशिका जो कि थोड़ा हिचकिचा रही थी वो कृति की तरफ देखती है। कृति वंशिका की हिचकिचाहट समझती है और आंखों में इशारा करती है, कोई बात नहीं। वंशिका उस इशारे को समझती है और अपना हाथ आगे करती है। उसके साथ ही जो कृति है उसके सीधे हाथ पर अपना हाथ रखती है और ये दोनों साथ में मिलकर उस यज्ञ में आहुति देते हैं। आज ये टच बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाला था। दोनों ही एक दूसरे की निगाहों में देखते हैं। वंशिका, थैंक यू। कृति, कोई बात नहीं। ऐसे ही जो पूजा है वो समाप्त होती है। पंडित जी इन दोनों को आशीर्वाद देते हैं सदा साथ रहने का। पूजा खत्म होने के बाद बारी थी लोगों को खिलाने की। ये दोनों साथ में ही मिल कर के वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे उनको खाना खिलाते हैं। सभी लोग इनकी जोड़ी को देखकर एक ही तारीफ कर रहे थे, स्वयं राधा कृष्ण नज़र ना लगे हमारे इस जोड़े को। तो चलिए अब हम चलते हैं। आप लोग बताइएगा कि ये भाग आपको कैसा लगा। मिलेंगे हम आपसे इसके अगले भाग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।